बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज की एपिसोड नए हफ्ते, नई उमंगें, नई दुआ के साथ। और दुआ सबसे पहले ये कहेंगे अल्लाह पाक जिस मुश्किल से साथ हमारा मुल्क और हमारे मुल्क में रहने वाले गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी फरमा दे, हमारे हर तरह से नागानी आफात से हमें बचा, हमें जो है वबाई अमराज से बचा। जिस तरीके से हम इस वक्त फेस कर रहे हैं शाहजेब, आज जो है 19 सितंबर हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। कल ही मैंने अभी सुबह भी सुना यूनिसेफ के डायरेक्टर ने बाकायदा सेशन में बोला है पूरी दुनिया के सामने कि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग दिल खोल कर पाकिस्तान को जो है वो एहतियात भेजें, क्योंकि अब जो है खतरा है कि अब वबाई अमराज से अमवात होने। बिल्कुल ऐसा ही। इवन जब हमने देखा कि विजिट किया था यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी, एंटोनियो गुतेरेस ने भी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। यहाँ पर जिस तरीके से बीमारियां जन्म ले रही हैं, हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, खासतौर पर तमाम ममालिक को कोशिश करनी चाहिए सब पाकिस्तान की मदद करने की। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी ये बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान देना कि वहां पर अब जो वबाई अमराज फैल रहे हैं, जितनी डिजीजेस फैल रही हैं, जितनी बीमारियां फैल रही हैं, उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम लिए जाएं। क्योंकि कराची में रोजाना की बुनियादों पर भी हम देख रहे हैं कि हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ शहरों में जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 3 से 400 अफराद डेंगू का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ हम कराची की बात कर रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे, सिर्फ कराची में ही। और इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध, महकमा सिंध और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के इकदाम हमें नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, इनको रोकना माया बहुत जरूरी है। यहां तक के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस तरह से असेंबलीज में बच्चों का एक जगह इकट्ठा होना, उसको भी जो है वो इस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया है। तमाम इस तरह की एक्टिविटीज जहां पर बच्चे या जो टीचर्स हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, मैदान हो या क्लासरूम हो या हॉल हो, वो तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज उनको जो है रोक दिया गया है। और असेंबली और पीटी सेशन भी जो है वो आज तौर पर जो है उनको बंद करने के साथ साथ स्प्रे करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डेंगू जिस वजह से फैल रहा है वो मच्छर हैं, और मच्छरों की जो हम तादाद देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, खासतौर पर बारिशों के बाद। तो ऐसे में स्प्रे करना तमाम इलाकों में बहुत जरूरी है कराची के। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिदायत हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से वो ये भी दी गई हैं जो लेबोरेटरीज है उनको भी, अस्पतालों को भी, कि जो आपके रेट्स है ना, खासतौर पर जो डेंगू टेस्ट है, मलेरिया टेस्ट है, उनके कम किए जाएं, क्योंकि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मुसलसल कम हो गए। सिंध हुकूमत ने बराए हेल्थ, उन्होंने सेहत का, उन्होंने ये इस तरह के टेस्ट की जो प्राइसेस हैं वो कम है। लास्ट वीक भी आई थिंक शेयर किया, अनाउंस किया गया है, क्या वो वाकई कम हो गए? अनाउंस किए गए नहीं, अनाउंस किए गए हैं कि कम कर दिए गए हैं। और जो जिस तरीके से उनके फर्ज करें 1500-1600 वाले जो टेस्ट थे वो तकरीबन 750-800 हो गए, जो 500-600 के जो टेस्ट थे वो 200-250 अफोर्डेबल तो हो। जो लोग इस वजह से टेस्ट नहीं करवाते कि वो महंगे बहुत हैं, तो वो फिर वाकई रह जाता है सब कुछ। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबके टेस्ट हो जाए ताकि एटलीस्ट इसकी तशखीस हो सके। अच्छा, आपको याद है शाहजेब लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सरोवर साहब आए थे, तो उन्होंने कुछ चीजें हमने उनसे शेयर की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं इतना बुरा हाल नहीं है, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा बुरा हाल हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब हमें हमारे अपने आसपास हम नजर दौड़ाएं तो हमारे अपने जानने वालों में कितने लोगों को डेंगू हो रहा है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कराची की इतनी बड़ी आबादी में कितना डेंगू फैल रहा है। तो क्यों ना ये सूरत हाल थोड़ा सा जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम रिंद से। कैसी तफसीलात शाहजेब और मैंने शेयर की है, क्या उनमें सदाकत है और अगर है तो कितनी? जी इब्राहिम रिंद साहब। जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में डेंगू और मलेरिया ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मुख्तलिफ स्कूलों में पीटी और जो असेंबली का सेशन था वो मुअत्तल कर दिया है। यही वजह है कि रोजाना की बुनियादों पे जो बच्चे जमा होते थे इस पीटी में और खुदा ना खास्ता उनको डेंगू काट ले, इस हवाले से उनको बचाने के लिए ये सेशन खत्म किया गया, जो कि एक अच्छा इकदाम है। इसके साथ साथ अगर लेबोरेटरीज की बात की जाए तो कराची समेत सिंध भर की तमाम लेबोरेटरीज ने डेंगू और मलेरिया के ऊपर भी एक सियासत शुरू कर दी है और बड़ी तादाद में अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों के टेस्ट के लिए। खासतौर पर डेंगू ने और मलेरिया ने कराची भर में जो वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। रोजाना की बुनियादों पर अगर डेंगू की बात की जाए तो 300 से 400 अफराद डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ इस साल अगर बात की जाए सरकारी लेवल पर तो 11 अफराद जहां भाग हो चुके हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी बराए नाम तमाम लेबोरेटरीज को और अस्पतालों को पाबंद किया है और हिदायतनामा जारी किया कि वो
डेंगू, मलेरिया और जो दीगर टेस्ट हैं उनकी कीमतें कम करें। खास तौर पे जो है वो डेंगू, मलेरिया और प्लेटलेट्स के जो टेस्ट होते हैं उनकी कीमतें कम करने की हिदायत की है तमाम लेबोरेटरीज और अस्पतालों को। जैसा कि NS1 एंटीजन जो डेंगू का टेस्ट था वो पहले 1400 से 3000 रुपए का था, उसको सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने 850 रुपए में करने की हिदायत की। इसी तरह जो प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट है वो 450 से 550 था, जिसको 250 रुपए करने के लिए हिदायत की है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। और साथ साथ ICT मलेरिया का जो टेस्ट है वो 800 से 1300 रुपए का था, जो कि 500 रुपए करने की हिदायत की है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। और अभी भी कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों में इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 15 सितंबर से हिदायत की थी सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने कि ये टेस्ट इस कीमत में किए जाए, लेकिन मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ लेबोरेटरीज और अस्पतालों की जानिब से सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जो अहकाम थे वो हवा में उड़ा दिए गए। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो अपनी टीम है, जिसमें खासतौर पर CEO हैं, एंटी जो है क्वेकरी के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लाइसेंसिंग है, वो भी इस पे बराए नाम से भी हिदायत दे रहे हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह अताइयों का खात्मा करने में नाकाम हो चुके हैं, इसी तरह डेंगू, मलेरिया के टेस्ट जो हिदायत की गई थी उन पे भी नाकाम हो चुके हैं। और सिर्फ चंद ही लेबोरेटरीज की इंतजामिया से बात करके उन्होंने टेस्ट कम करने की जो है वो हिदायत की थी, लेकिन जो अवाम है वो शदीद अजियत का शिकार हो चुके हैं, शदीद परेशान है। मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके रोजाना की बुनियादों पर अपना इलाज कराने पे मजबूर है। स्कूलों की इंतजामिया को और अवाम को भी हिदायत की गई है तिबी माहिरीन की जानिब से कि खुद अपनी मदद आपके तहत भी रोजाना की बुनियादों पर स्प्रे मुहिम जारी रखें ताकि डेंगू का खात्मा मुमकिन हो सके। थैंक यू वेरी मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे और हमें आप बताते रहते हैं इस हवाले से, और जो निशानदेही आप भी कर रहे हैं और जो खदशा जाहिर किया जा रहा था जिस तरीके से, वो अब हम होता हुआ देख रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। अभी हमने रिसेंटली विजिट भी किया माया फ्राइडे को, और हम अस्पतालों का हाल देख रहे थे, वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है, इतना ज्यादा रश हो गया है, बहुत ज्यादा रश है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और उसकी वजह एक ये भी है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं और वहां से वो कराची मुंतकिल हुए हैं लोग अपना इलाज कराने के लिए। तो एक तो उनका रश है, फिर एक ऑलरेडी कराची के लोग जिनकी बहुत बड़ी आबादी है वो अस्पतालों में जा जाकर इलाज करा रहे हैं और वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं खुद देख कर आया हूं कि वहां पर जितने भी वार्ड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, और जो डेंगू के पेशेंट्स मजीद आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करने की जगह नहीं है। ये अस्पतालों की रिसेंटली अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं माया। अभी सर अब जो अभी इब्राहिम रिन साहब ने भी हमें बताया कि कीमतें जो है वो कम तो कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है मुंह मांगी कीमतें। खुदारा इस वक्त हमें एक दूसरे की जो है ना मदद और थोड़ा सा इंसानियत का जो एक आंसर है ना वो हमें दिखाने की बेहद जरूरत है। जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है डेंगू और पूरे सूरत हाल, सर कराची की बात की है अभी शाजिब ने, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें इस वक्त जहां जहां सैलाबी सूरत हाल इस वक्त अब संभलने भी लगी है ना, तो वबाई अमराज जो है, कल ही की खबर है, अनफॉर्चुनेट बड़ी दुख की बात है, 4 बच्चों की भी जो है वो भूख की और बीमारियों की वजह से जो है वो डेथ हो गई। एक इंसान की खबर आई है कि वो 3 दिन से अब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचा, वो 3 दिन से भूखा था। उस डॉक्टर बकौर वहां के डॉक्टर्स जो वहां पर इस वक्त तैनात हैं, उन्होंने बताया कि जी इस इंसान की जो मौत है वो भूख की वजह से हुई है। तो वाकई में हमें बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। उस वक्त मेरे हाथ में ना, शाज़ेब अल्लाह जानते हैं, मेरे हाथ में जो है ना एक ब्रेड का एक टुकड़ा था और मैंने वो देखा, मैंने कहा अल्लाह ये इतनी बड़ी नेमत है कि मैं अपने घर में अपनों के साथ तेरा रिस्क जो है वो शुक्र के साथ खाऊं। कितने लोगों को चॉइस तो छोड़े, जो बेसिक रिस्क है वो भी अवेलेबल नहीं है, जो बेसिक इस वक्त सफाइयां हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। पाक अफवाज की बात करें, वो इस तरह इस वक्त जहां जहां कौन सा कोयटा हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, जिस तरीके से वो पहुंचा रहे हैं राशन, बच्चों को उठा के इस तरह वो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो हमें मिसिंग है ना, जो ब्लैंक है उसको फिल करने की जरूरत है कि इस तरह टेस्ट की जो प्राइसेस हैं बिल्कुल इसके साथ साथ हमारे जो एनजीओज हैं खासतौर पर हम रोजाना की बुनियाद पर उनका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। हालांकि ये जिम्मेदारी उनकी है या नहीं है ये सवाल और है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को रेस्क्यू भी किया जा सके, वहां पर उनको रिलीफ पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए, उसके साथ साथ वहां पर शेल्टर भी दिया जाए, क्योंकि अभी तक वहां पर रिहेबिलिटेशन का काम तो शुरू किस तरीके से किया जाएगा, अभी तक वहां से पानी का इखराज होना शुरू नहीं हुआ है। अभी भी सिंध के कई शहर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर डूबे हैं, वहां पर लोग जो है वो अभी भी परेशान है इस वजह से क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। और याद रखिएगा, शुक्र हमें करना चाहिए
कि हम अपने घरों में हैं, अपनों के साथ हैं, सेहतमंद खाना खा रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद कुछ लम्हों में कासिम सुब्रो साहब हमारे साथ होंगे। पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि इस तरह की नहीं है, लेकिन अब तो यूनिसेफ के डायरेक्टर तक ने यह बात कह दी कि इस वक्त आप पूरी दुनिया से एक दिल खोल कर जो एहतियात भेजिए, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ वबाई अमराज का बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा अमवात होने का खतरा है। खुदा न खास्ता ये खदशा जाहिर किया है, अब वो आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अगर इस वक्त ये खतरा मंडला रहा है तो सूबाई हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, ये बहुत अहम सवाल होता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये भी देखा, अभी रिसेंटली मैं खबर ये भी देख रहा था कि एक जगह पर खास तौर पर एक फैक्ट्री के अंदर किसी शख्स ने वो तमाम टेंट जो कि फंड्स में आए थे, वो तमाम टेंट जो लोगों ने डोनेट किए थे, वो उन्होंने वहां पर रखे हुए थे, इसकी तादाद कई 100 में थी। अच्छा, अब इस तरीके से लोग जो है अगर वो करेंगे तो फिर जहां तक लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहां से अगर फर्ज करें कि लोग भिजवा भी रहे हैं फंड्स और सामान भी भिजवा रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर रुक जाएगा, उन मुतासरा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर उसका फायदा क्या है। तो ये भी बात यकीनी बनाने की जरूरत है तमाम कमिश्नर्स के लिए, तमाम इंतजामिया के लिए, कि वो ये कोशिश करें कि अगर कहीं पर भी इस किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है या कोई सामान रोका जा रहा है, वो नहीं पहुंच रहा जो लोग मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। उन लोगों को भी जो भिजवा रहे हैं, उन लोगों को भी जहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इंतजामिया को एक्शन लेना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इंतजामिया से ही क्यों ना बात करें, क्योंकि हमेशा हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ लम्हों बाद पार्लियामेंटी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुब्रो साहब। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हैं। लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी तो अंदरूनी सिंध में थे, जहां पर सैलाबी सूरत हाल जो है नाजुक थी, वहां पर अपने वबाई अमराज के हवाले से खिदमत कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और ये बताइएगा इस वक्त जो आलमी इदारे सेहत ने, यूनिसेफ ने और यूनिसेफ के डायरेक्टर ने जो खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान पर सैलाब के बाद जानलेवा जो है वबाई अमराज का खतरा मंडला रहा है, अगर सूबाई सतह पर आप लोग काम कर रहे हैं सर, तो वो क्या काम हो रहा है, कैसे निपट रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त सक्खर में हूँ। रात को मैं बहुत देर से यहाँ पहुँचा हूँ, डिफरेंट कैंप्स को विज़िट किया है, डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ को मैंने विज़िट किया है अक्रॉस दी जो एरियाज़ हैं उन तमाम के अंदर। सूरत हाल आपने खुद जैसे बताया कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी उनके हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ ही, कल भी मैं उनके साथ था और इनफैक्ट आज भी हमारी उनके साथ एक इंगेजमेंट है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इस वक्त डिजीज़ पैटर्न जो है वो बढ़ रहे हैं, हमारे पास हर रोज़ बेतहाशा मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, बेतहाशा गैस्ट्रो के केसेस हैं। ज़ाहिर है जहाँ पानी रिसीड नहीं हुआ है वहाँ पर ये प्रॉब्लम अभी तक उसी शद्दोमद के साथ है। जब तक ये पानी रिसीड नहीं होता, लोग अपने वापस अपने घरों की तरफ जो है वो नहीं जाते, उस वक्त तक आपको पता है कि ये एक ब्रीडिंग इस वक्त जो है वो पानी जो है वो ब्रीडिंग पॉइंट बना हुआ है कि उन तमाम मलेरिया जो लार्वा है उसके लिए। तो ये तो बहुत बड़ी इस वक्त इशू है और पाकिस्तान को बल्कि हम तो सिंध में जितना पॉसिबल हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हमारा जो हेल्थ का ही एक प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट है PPHI, फिर हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर जैसे यूनिसेफ है, WHO है, बाकी हमारे आगा खान यूनिवर्सिटी है, इंडस हॉस्पिटल है, तो ये हम तमाम ने जो है वो एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं और हम हर एरिया के अंदर सुबह सवेरे जो है वो टीम्स निकलती हैं, बोट्स के ज़रिए भी जा रही हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर भी जा रही हैं, बाय फुट भी जा रही हैं। इस वक्त जैसे आपने कहा कि हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट रीच आउट जो है वो उन एरियाज़ तक हों जहाँ पर जो IDPs के डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो बैठे हुए हैं। फिर जो मेल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू आ रहा है हमारे पास बच्चों के अंदर। कल भी मैं सक्खर के परसों इनफैक्ट मैं सक्खर के बहुत दूर दराज एरिया में मैंने विजिट किया है, वहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि गैस्ट्रो आउटब्रेक है, तो हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर थी। PPHI को भी हमने मोबिलाइज किया था, वो थोड़ा बॉर्डरिंग जो खैरपुर लगता है वहाँ पर भी जो है वो सर आपके बात काट रही हूँ, आपने कहा मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, मैं शायद समझी नहीं सही तरह, जरा दोहरा दीजिएगा। जी नहीं, मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। देखिए मैनेजमेंट का इशू सिर्फ एक सतह पर है और जिससे
मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए उसके ऊपर। वो ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने या जो है वो हमने उनको जॉब्स दी हुई हैं, दे आर पोस्टेड समवेयर इन द फार फ्लंग एरियाज। वो जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त कुछ ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो डॉक्टर्स जो है ना घोस्ट बने हुए हैं। उन्होंने वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट के सिलसिले में जो है वो कराची, हैदराबाद, लारकाना, नवाबशाह, जहाँ जहाँ हमारी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर गए हुए हैं। और वो उनको हमने वापस पोस्ट आउट किया है कि आप अपनी एटलीस्ट ये जो अभी डेज ऑफ इमरजेंसी हैं तो वहाँ पर जाएं। और बहुत सारे उनको हमने डिटेलमेंट, ये तकरीबन 10-11 दिन हो गए उसको, हमने उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वो उनकी डिटेलमेंट वापस की है, लेकिन बहुत सारों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, और वो जो डॉक्टर जो इस वक्त, इसके अलावा भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पोस्ट बने हुए हैं, तो हमने उनके खिलाफ सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि अगर वो लोग वापस नहीं आते तो नंबर 1 तो उनके खिलाफ हमें जो है वो न सिर्फ उसमें डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसमें बाकी पैरामेडिक है, नर्सिंग स्टाफ, कुछ अमला, लोअर स्टाफ का भी पैरामेडिक भी है। सही। जो पैरामेडिक, वो जो लोग हैं उनके लिए हमने ये किया है कि अब आप अगर ज्वाइन नहीं करते तो आपको नंबर, पहली बात तो आप इस काबिल है ही नहीं कि अगर इस वक्त हमारे लोग परेशानी में हैं, इस वक्त उन लोगों को हमारी जरूरत है, सही, डॉक्टर्स को या अस्पताल को। मैं ये समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की जगह है ना। जिंदगी मौत का इख्तियार, इलाज, शफा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात देती है। बिल्कुल, इसको बात को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं वो सही तरीके से हो, उसको मैनेज सही किया जाए। लेकिन मुझे काफी साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम डेंगू की बात करें, मैंने अभी पर्सनली विजिट भी किया, हमारी टीम भी जा रही है, मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदे अपडेट भी कर रहे हैं। तकरीबन हर अस्पताल में कराची की अगर खासतौर पर बात करें तो डेंगू की वजह से जो बेड्स हैं, जो वार्ड्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। जगह नहीं है लोगों को अकोमोडेट करने की। यानी कि वहां पर हमारी जिससे भी बात हो रही थी तो पता यही लगा कि डेंगू के बहुत बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इंतजामिया क्या कोशिश कर रही है? क्या जैसे हमने कोविड के दिनों में खासतौर पर देखा था कि इंतजामात खासतौर पर किए गए थे और कुछ ऐसी जगहें मुख्तस की गई थी जहां पर एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए थे, और इसके साथ साथ ये तो पेशेंट्स को अकोमोडेट करने का तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ डेंगू को रोकने के लिए क्या कोई स्प्रेज या कोई इस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं फौरी तौर पर? देखें, डेंगू की हद तक कराची में ये बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो आउटब्रेक है। हर रोज़ तकरीबन 350 से 400 केसेस जो हैं वो हमारी लैब्स या जो प्राइवेट लैब्स हैं हमें रिपोर्ट करती हैं, जो डेफिनेट पॉजिटिव केसेस हैं। अब इसमें जो है ना वो 2-3 चीज़ें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें इसमें हम सब ने मिलके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों के अंदर जितने बेड्स हमारे पास थे, हमने उससे भी, जो हमारे पास, आपको याद होगा कि कोविड में हमें NDMA ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त, फिर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जितने मेजर्स लिए थे वो सारी चीज़ें इस वक्त भी मौजूद हैं, और हमने वो बेडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है हमारे अस्पतालों के अंदर। जहाँ जहाँ हमारी मिसाल, हमारी जितनी बड़ी कराची की अस्पतालें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, और हमने ये रिक्वेस्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट कराची को भी की है कि आपके अंडर में जितनी अस्पतालें आती हैं उसकी भी थोड़ी बेडिंग कैपेसिटी और डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करें। आप बता रहे हैं कि इकदाम लिए जा रहे हैं, तो ये फौरी तौर पर इकदाम लेना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। माया, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच कांसुमर साहब, आपने वक्त निकाला और आप आए, सक्खर में आप हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर आपको हम दोबारा ज़रूर तकलीफ देंगे, लेकिन हम आपसे ना पूछें तो फिर किससे पूछें। और सवाल तो सिर्फ एक नहीं है इस वक्त, तो सवाल ये है कि रोटी जो है वो 40 रुपए की हो गई है। बात करें अगर 15 kg के आटे की अगर बात करें तो वो 1500 रुपये तक पहुंच चुका है। डबल रोटी 60 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब आम आदमी जो एक किसान है या एक गरीब है या मजदूर है, वो 40 रुपए तक की रोटी कहाँ से अफोर्ड करेगा? अगर वो एक वक्त में 2 रोटी खाता है तो 80 रुपए, यानी कि तकरीबन 100 रुपए। तो 100 रुपए से ज़्यादा तो उसका एक वक्त का खाना हो गया, और उसकी दिहाड़ी अगर 500-1000 रुपए है
तो फिर वो बचाएगा क्या, क्या खाएगा क्या। बिल्कुल ऐसी है। पंजाब में आटे का 15 किलो का थैला 1500 रुपए से जायद का फरोख्त हो रहा है, जबकि अगर कराची की बात करें तो फी किलो आटा 6 रुपए इजाफे से 126 रुपए का हो चुका है। बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जैसा कि माया जिक्र कर रही है कि वहां पर सिंगल रोटी 30 रुपए की मिल रही है। तो ऐसे में लोग अफोर्ड किस तरीके से कर सकते हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से और जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो मुसलसल इजाफा है इसकी वजूहात क्या हैं। क्या ये सैलाब की वजह से है, क्योंकि जब सैलाब माया नहीं भी था उससे पहले भी हम देख रहे थे कि प्राइसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही, प्राइसेस बढ़ रही थी। और इसी पे हमें मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ग्रुप लीडर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, प्रोग्राम में आप आए, बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या वजह है आटे की कीमतों में? सर शाजिद ने भी यही कहा कि जब ये सिचुएशन सैलाब की नहीं थी उस वक्त भी जो उनकी जो कीमतें थी वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई थी, लेकिन मुसलसल देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही, क्यों? देखें, गुजारिश ये है कि हमेशा गवर्नमेंट उस टाइम पे रिलीजेस करती है जब एक सर्टेन लेवल से आटे की प्राइस ऊपर जाने लगती है। ये पहली दफा है कि आटे की और गंदम की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई, लेकिन अभी तक तीनों हुकूमतों ने मासाए पंजाब के किसी ने गंदम की रिलीज नहीं की। अब ये तो गवर्नमेंट ने सेटल करना होता है कि इस रेट से आटा जब ऊपर तजावुज करने लगेगा तो हम मार्केट में इंटरवीन करेंगे और गंदम की रिलीज शुरू कर देंगे। आप देखें सिंध में गंदम की कीमत जिस तरह आपने बताया कि सैलाब से पहले भी 3500-3600 रुपए तक जा पहुंची थी, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं की। अगर आप KPK देखें तो वहाँ पे 1000, 1200, 1500 टन सिर्फ किया जा रहा था, जबकि 10,000 टन KPK की जरूरत है। बलूचिस्तान के अंदर आज तक गंदम नहीं दी गई। तो ये ऑल टुगेदर जब हम देखते हैं तो अल्टीमेटली मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर में गंदम पड़ी हुई थी उसके खरीदार बहुत सारे थे, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल कोई और सेल करने वाला नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती तो ये प्राइसेस रुक जाती और आज जिस जगह पे जा पहुंची है ये ना होता। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपना डिले करके मार्केट को बहुत ऊपर ले गए और आम आदमी, आम सारिफ की पहुंच से ये गंदम और आटा बाहर चला गया। लेकिन सर एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, जैसा कि आप यही बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम किस तरीके से हल की जाएगी कि गवर्नमेंट जो कीमतें हैं उसका तायुन इस तरीके से करे कि हर सूबे में तकरीबन एक रेट तो मिले। हमें पंजाब में कुछ और रेट मिल रहा है, सिंध में कुछ और रेट मिल रहा है, बलूचिस्तान में तो रेट इतना ऊपर चला गया है तो वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है। तो इस हवाले से आपकी एसोसिएशन कुछ खास तौर पर कॉन्टैक्ट में गवर्नमेंट के साथ या कोई काम इस तरह का कर रही है कि ये कीमतों का तायुन किया जाए, इनको फिक्स किया जाए और फिर गवर्नमेंट से डिसाइड करने के बाद कीमतों को बढ़ाया जाए? देखिए, नॉर्मली ये होता है कि सितंबर अक्टूबर में गंदम की रिलीज होती थी और तकरीबन पंजाब के बाद सारे सूबे पंजाब की गंदम का रेट देखते हुए रिलीजेस शुरू करते थे। पंजाब ने इस दफ़ा ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट रिलीजेस शुरू कर दी और 1765 रुपए में सब्सिडाइज्ड वीट देनी शुरू की, जिससे आटे में मार्केट के जो है वो खासा रेट कम था एज कम्पेयर टू ओपन मार्केट। अब बाकी सूबों ने उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया कि जब नॉर्मल रिलीज का टाइम आएगा जो कि नॉर्मली अगस्त सितंबर होता है, हम उस टाइम करेंगे, लेकिन उसमें डिले की वजह से मार्केट ऊपर चली गई। अब पंजाब 20 तारीख से होपफुली 2300 रुपया करने जा रहा है गंदम का रिलीज प्राइस, तो बाकी सूबे भी इसे फॉलो करते हुए करेंगे। जी 2300 रुपया मन जी 40 kg का जी, जिससे आटे की कीमत। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आप आए और आपने वक्त निकाला और इस हवाले से थोड़ा सा ये भी हमसे शेयर की इन्फॉर्मेशन। बट यस, ये तो फिक्र करने वाली बात है और बात सही कह रहे हैं वो कि ये बार बार होना जो है समझ में नहीं आता, एक ही दफा क्यों नहीं उसका जो है वो हम कर लेते हैं मुतवाजन कीमतों के हवाले से। लेकिन इस यहाँ पर होता है सबसे पाकिस्तान में छोटे से वक्फे का वक्त। शाज़िब और माया को दीजिए कुछ लम्हों की इजाजत, अभी वापस आते हैं।
सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब परमार के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपकी सुबह अच्छी और खैरियत के साथ और अपनों के साथ होगी। प्लीज़ जब घर से निकलें ख्याल से निकलिएगा। इस वक्त डेंगू का कराची में बहुत ज़्यादा खतरा है। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ इस वक्त एहतियात करें और गैर ज़रूरी घर से ना निकले। लेकिन जो लोग गैर ज़रूरी घर से निकल रहे हैं उनमें वो लोग भी और वो इदारे और वो NGOs हैं जिन्होंने इस वक्त अपने आप को अल्लाह के हुजूर अपनी इस नेकी को वो पेश करते हैं और फलाह बहबूद के काम में इस वक्त सैलाबी जो सिचुएशन है उसको जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, मुतासर इलाकों में जा रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, इमदाद पहुंचा रहे हैं। आपकी और मेरी और इनमें एक और बहुत बड़ा नाम है और वो है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट। क्या ख्याल है शाज़ेब, आप गए थे ना वहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है और वो जरूरत के तहत जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासिरीन तक राशन पहुंचाना हो, तिब्बी सहूलियात हों, मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप्स भी इसी वजह से उनकी जानिब से कायम किए जा रहे हैं और उनके अस्पताल में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं इलाज के लिए और उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और उनके जो सरबराह हैं वो हमारे बहुत ही मोहतरम, हम मेरे बहुत ही प्यारे बड़े हाजी हनीफ मोहम्मद तैयब साहब और उनके तमाम उनका जो अमला है, जिस तरह वो काम कर रहा है सालों से मैं तो देख रही हूँ माशाल्लाह। लेकिन इस वक्त जाहिर है सब हम एक हुए में, कोई ये नहीं सोच रहा कौन सा किसका ट्रस्ट है। यही कह रहे थे मैंने कभी पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं देखे सैलाब की वजह से, इतने हालात खराब हैं सीरियसली। तो शाज़ेब वहाँ गए, शाज़ेब ने क्या, आइए मैं भी देखती हूँ और आप भी देखिए। हम इस वक्त अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में। इस वक्त इंसानियत की खिदमत मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं, खासतौर पर वो तमाम बेसहारा लोग जो कि सैलाब मुतासरीन हैं और सिंध के इलाके हों, बलूचिस्तान के हों। लेकिन खास तौर पर जब हम कराची की बात करते हैं, यहाँ पर कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं जिनको सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि अब तिब्बी इमदाद उनको फराम करना ज़रूरी है, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है और इनके इलाज के लिए वहाँ पर सहूलियात मैसर उनको नहीं है। सैलाब की वजह से ना वहाँ पर खुराक मैसर है, ना उनके पास प्रॉपर शेल्टर है, ना उनके घर है वहाँ पर जो कि बह चुके हैं। तो ऐसे में उनको कराची मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी ताकि उनका इलाज हो सके। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम जो ये अस्पताल है, अल मुस्तफ़ा अस्पताल, यहाँ पर आज हम पहुँचे और कोशिश करेंगे जानने की कि कराची में जितने भी अफराद आ रहे हैं, खासतौर पर सैलाब मुतासरीन, उनका किस तरीके से यहाँ पर इलाज हो रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जा रहा है और वो तमाम फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर, अपनी खवातीन को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। हमारे साथ चलिए चलकर देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उन तमाम सैलाब मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम है सोफिया। हमारे ज़िला कश्मीर में एक सैलाब आया, हम उसकी वजह से मजबूर हो के हम प्रदेश में आ गए हैं और हमारी इलाज बहुत अच्छी तरह चल रही है। हमें टेबलेट वगैरह सब कुछ हमारे टाइम पे चल रहा है। वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत थी, कितना पानी आ गया, आपका पूरा गाँव मुतासिर हुआ है? जी पूरा गाँव मुतासिर हो गए हैं, हमारे घर वगैरह सब टूट गए हैं, हमारी छतें वगैरह सब गिर गए। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ज़िला कश्मीर जिला कश्मीर है। तो आपका जो पूरा खानदान है, पूरे फैमिली है जी, वो भी सब कराची आ गए? नहीं, जो बस जहाँ पे उस लोग के रिश्तेदार थे, कोई रिश्तेदारों के घर गया है, कोई कहाँ पे गया, कोई कहाँ पे। मेरी जानने वाली मुझे यहाँ पे करवा के गई जमा, इन्होंने हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया, इतना किया कि मैं सोच नहीं सकता। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। अच्छा। अभी 1.5 महीना था तो पहले दर्द शुरू हो गए, बच्चे की धड़कन बढ़ गई, आके इसने ले रहे जवाब दे दिया। हम यहाँ आए, अब बेहतर है ना? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर में हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे, सिंध के इंटीरियर से बेहद फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलीज को यहाँ पर लाया जाए। हालात वाकई अभी भी बहुत मुश्किल हैं। हम जिस तरीके से पहले भी कवरेज कर रहे थे और वहाँ पर जाने की हमने कोशिश भी की, अपने प्रोग्राम में दिखाया भी कि वहाँ के हालात अभी किस किस्म के हैं। पानी निकलने में भी कई माह लग सकते हैं, बहुत वक्त लग सकता है और ऐसे में लोग मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर इलाज पॉसिबल नहीं है, उनको कराची लाया जा रहा है। खासतौर पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे फ्लड इफेक्टीज हैं, सैलाब मुतासरीन हैं जिनका यहाँ पर इलाज हो रहा है।
एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनका नाम, इनसे पूछेगा इनका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक है इनका? उनका नाम सुगरा। सुगरा सुगरा नाम कहाँ से केड़े गोठ जाओ? असां लाड़का ने पासे और यारू लाखेर गोठा हो तो लाड़काना से है। लाड़काना से है, यारू लाखो गोठ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनसे पूछेगा कि वहाँ पर इनके इलाके के क्या हालात थे जब ये वहाँ से निकली हैं, खासतौर पर? हालात पानी हो, पानी ज्यादा हो, चौफे तरफ पानी फिरी आयो, मजबूर पानी आ गया था बहुत तेजी से, तो उसकी वजह से वहाँ से निकलना पड़ा। अच्छा। हाणे तहां जा जेका माण्हू तहां के कहिड़ा माण्हू आहियो हुतां? असां माण्हू आहियूं भई तेहूं ॿ वॾे स्कूल में ने चार माण्हू आहिनि तव्हांजी फैमिली में। हाणे तहां सां घटि जेका आहे न गोठ से केतिरा माण्हू आया आहिनि? गोठ से ज्यादा है। केतिरा? 50-60 को मथे 80 अफराद इनके साथ आए हैं लाड़काना से, और ये लोग एक स्कूल में रहाइश पजीर हैं। यहाँ कराची में स्कूल में रहाइश पजीर और 80 अफराद लाड़काना से आए हैं। और ये एक ही गोठ के हैं लाड़काना से। अच्छा, तो वो 80 अफराद इनके कहाँ हैं अभी? वो 80 अफराद आपके कहाँ हैं? कितना बैठा है? यूसुफ गोठ में जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसके अंदर। अच्छा, वहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वहाँ पर पनाह दे रही है, ये उन इलाके में? ये जी जी। आज हम दिखा रहे थे खास तौर पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के अंडर जो हॉस्पिटल है, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल, वहां पर किस तरीके से सैलाब मुतासिरीन की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, पहुंच रही है, और उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा है, उनका इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमने आपकी बात भी करवाई उन तमाम लोगों से, उन तमाम फैमिली से जो किसी कोई दादू से है, कोई सखर से है, कोई लाड़काना से है, ये तमाम फैमिलीज यहाँ पर पहुंच रही हैं। लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी भी आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें वो तमाम लोग, अगर वो जानते हैं या उनके आसपास हैं और आप समझते हैं वो सैलाब मुतासिरीन को इस वक्त इलाज की जरूरत है, तो इस हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज इस वक्त किया जा रहा है। मजीद हम जानना भी चाहते हैं कि खासतौर पर इस वक्त हम 3 बड़े सूबे, बल्कि तकरीबन 4 सूबे मुतासर देख रहे हैं सैलाब से, और वहां पर अभी भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुख्तलिफ इलाकों में फंसी है, वहां पर राशन भी पहुंचाया जा रहा है खासतौर पर। आज इस हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर भी हैं और डॉक्टर मोहम्मद हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सरपरस्त आला है मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। मुझे अदना सा खादिम हूँ, ये रस्म दुनिया के लिए कुछ ओहदे लगा दिए जाते हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत का हमको 4 सूबों में और थोड़े अरसे के लिए आया था नीलम के इलाके में भी, तो उस जगह सब जगह खिदमत करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। आपकी तशरीफ़ आवी पर मैं आपको 92 को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि हम जितने प्रोग्राम करते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे, इंटरनेशनल किडनी डे, सीनियर सिटीज़न होम गोशा सईद नामी हमजा, सब में आपकी टीमें आती हैं और रिकॉर्ड करती हैं। ये आपके लिए भी बाइस सादत है और हमारे लिए भी हौसला अफजाई का बाइस है। हम आपके शुक्रगुजार हैं सर, और आपने वक्त दिया इसकी हम बड़ी आपकी मेहरबानी। सर, साथ साथ हम जिस तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह आपकी जो वेलफेयर है वो मुख्तलिफ हम देखते रहे हैं पाकिस्तान पे, जब भी कोई आफत आती है आपकी तमाम जो टीम्स हैं वो फैल जाती हैं और ऑलरेडी पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और कोशिश करती हैं इंसानियत की खिदमत करने की, वहाँ पर पहुँचने की, मेडिकल कैंप्स हो, राशन पहुँचाना हो, कई काम होते हैं ऐसे मौक़ों पे। आपने कभी इतना नुकसान पाकिस्तान का देखा है सैलाब से? मैंने अपने होश के आलम में सैलाब से इतना नुकसान कभी नहीं देखा है। इसके बाद सैलाब का नुकसान 2010 वाला था और एक शदीद तरीन नुकसान ज़लज़ले वाला था। 2005 था, सर्दी थी, लेकिन अल्लाह ज़लज़ले की खबर मिलने के बाद जो पहली फ़्लाइट अवेलेबल हुई उसमें मैं चला गया और पूरा रमज़ान वहीं रहा सर्दियों में, और रोज़ाना हर जो पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे उनमें मुसलमानों को सहरी और इफ्तारी हम कराते थे, बाकी सब लोगों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ये चल रहा है सिलसिला। 2010 में बड़ी मेहनत की, लेकिन इस वक्त जो तूफ़ान आया है, सैलाब आया है, बारिशें शदीद तौर पर हुई हैं, इतना नुकसान पहले मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है।
सर, इस सारे नुकसान में हम देख रहे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर खास तौर पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हम जब जिक्र करते हैं रोजाना की बुनियाद पर हमारे प्रोग्राम में जिक्र होता है, ये वो सैलाब मुतासिरीन है जहां पर अब इतना पानी है कि खुराक पहुंचाना अब मुमकिन ही नहीं है। अगर खुराक पहुंचा दी जाए तो वो पका नहीं सकते, उनको पका पकाया खाना देना है, उनको शेल्टर देना है, उनको अद्वियात देनी है, बीमारियां जन्म ले रही हैं। ऐसे में अल मुस्तफ़ा की टीम्स किस मैकेनिज्म के तहत काम कर रही हैं इस वक्त? दरअसल अल मुस्तफ़ा की ब्रांचें पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहले से मौजूद, इसलिए हमारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे ज़िम्मे क्या काम है। हम उनको 3-4 ऑप्शन देते हैं कि भाई ये पैसे आ रहे हैं, ये निकालो, अगर वहीं से चीज़ खरीद कर पका के खिला सकते हो तो पहले फिर दवाओं की इनको फहरिस्त जाती है व्हाट्सएप पर कि ये दवाएं जो मिल जाती है वो ले लें, वरना करीब तरीन ज़िले हेडक्वार्टर से दवाएं लें और लोगों का इलाज मुआवजा भी करें। फिर यह कि शेड हमने तो 5,000 का जब शामियाना था जब ख़रीदना शुरू किया था, अल्लाह हमें अब 15,000 हम तौबा की भी तौफीक दे, हिदायत भी थे कि 15,000 पर पहुँच गया। ये कोरोना वायरस के दौरान जो आता था मास्क कितना सस्ता था, 10 वाला 80-100 पे पहुँच गया, 100 तक पहुँच गया। ये सैनिटाइज़र लो क्वालिटी के बनकर महंगे बिकने लगे। देखिए अल्लाह ताला अगर आपकी नीयत साफ होगी तो आपको भूखा नहीं मारेगा। पत्थर के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको रिस्क पहुंचाता है, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन ऐसे मौके पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा जैसे मैं इस बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे जो बेटे हैं अहमद रज़ा तैयब, इस वक्त जो दादू, चोही, सहवन और खैरपुर नाथन शाह के इलाके में 3-4 दिन के सब चीज़ें अरेंज करके गए, खुद अभी वहीं पर मौजूद, आपके साथ खुद अभी मौजूद हैं, इसलिए कि प्रैक्टिकली ये काम करना, फील्ड में लाना है। अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड रियलिटीज़ का, डिफ़िकल्टीज़ का, सब चीज़ों का पता चले। एक टीम जो है हमारी ओकाड़ा से शिकारपुर के लिए रवाना हुई है। अच्छा। वो शिकारपुर और सखर से उनको मेडिकल टीम ज्वाइन कर लेगी। अच्छा। शिकारपुर में खुश्क इलाका भी है, तो शिकारपुर से सामान खरीद कर पका कर वो वहाँ पर तकसीम करेंगे। और ये टीम्स से मुराद आपकी है कि उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें पैरामेडिक स्टाफ के लोग भी हैं, खाना पकाने वाले लोग भी हैं, वर्कर, सामान उठाना, सामान रखना, सामान उतारना। नाज़रीन के सामने हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, सर बेहद शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश। सो गुड टू सी हनीफ अंकल ऑल्सो, और इनसे देखकर, इनको इनकी बातें सुनकर शाहजेब, वाकई में आपको तो कितना अच्छा लग रहा होगा मिलकर, और कितना पता चला जिस तरीके से वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और उनकी तमाम टीम्स मुख्तलिफ शहरों में कोशिश कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एक तो अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और साथ में उनकी मदद भी करे, और ख़ास तौर पर आप लोग भी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें ताकि अल मुस्तफ़ा जो वेलफेयर है वो अपनी जो काविशें कर रहा है उसमें उनको मदद मिल सके। खैर आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट में आया शामिल करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ के हवाले से, अच्छा, हमारे घर में बड़ों में हैं बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स की भी है, और लेकिन पहले होता था शाहजेब के बुजुर्गों को ही होता था, अब तो यंग लोगों को भी डायबिटीज होने लगा है। मुझे याद है जब मेरा वेट ज्यादा था और उस वक्त जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उन्होंने कहा देखें अब आप ना बॉर्डर लाइन डायबिटीज में आ गई है, आपने जो है ना वजन कम करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो पीपल हु आर ओवरवेट ऑल्सो, उनके लिए भी होता है। जो लोग ओवरवेट नहीं होते, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है, उनको भी डायबिटीज होने का बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल, मैं इस चीज से इसलिए वाकिफ हूँ कि मेरे वालिद साहब अभी इंसुलिन पे, उनको डायबिटिक पेशेंट है, तो मैंने देखता रहा हूँ कि किस तरीके से डायबिटीज ने उनको डैमेज किया खासतौर पर। तो इसमें इससे बचना बहुत जरूरी है, लेकिन अब किस तरीके से बचा जाए, क्या खाया जाए, हम एक तहकीक की आज बात करेंगे। एक नई तहकीक सामने आई है और इतालवी माहिरीन के मुताबिक, वैसे तो दूध दही के बहुत सारे फवायद बताए जाते हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पर एटलीस्ट यूज करते रहते हैं दही और पनीर, तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। ये वाकई अगर ये सच है तो ये बहुत अच्छी बात है। और दही कौन सा वाला दही, देखें एक ये भी होता है कि आप, अच्छा हम तो पैक वाला दही इस्तेमाल नहीं करते, खुला दही यूज करते हैं। अब से मैंने डाइट स्टार्ट की है तो वो मैं शाहजेब को भी बोलती रहती हूँ कि दही यूज करें बगैर बलाई के। अब जाहिर डॉक्टर सहर चावला आएंगी तो उन्हीं से पूछेंगे, बिकॉज वो ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। जब वो आती हैं तो एक नहीं पता नहीं कितनी चीजें हो कि हमारी जो है ना नॉलेज में इजाफा होता है। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है हमारी माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर सहर चावला। कैसी हैं आप सहर जावेद चावला साहब? ठीक है डॉक्टर साहबा? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे आए हो? आप लोग ठीक ठाक हैं?
अल्लाह के शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो तहकीक सामने आई है, क्या वाकई दूध, दही और पनीर के इस्तेमाल से डायबिटीज से बचा जा सकता है? अच्छा, दही और पनीर का जिक्र क्यों किया गया है पहले मैं बताऊंगी। दूध पे मैं सेपरेटली बात करूंगी, इट इज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, ठीक है। दही और पनीर आपके पास है क्या जब आपके पास डेयरी की फर्मेंटेशन हो गई है। जब फर्मेंटेशन होती है लाइफ कल्चर्स के थ्रू, ये ग्रीक योगर्ट क्या होता है, प्रोबायोटिक क्या होता है, वो एक प्रोबायोटिक क्रिएट करता है। जो डायबिटिक्स होते हैं, इवन के जो ओबीज भी होते हैं, उनके जो गट का बैक्टीरिया का रेशो होता है, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो कि डायबिटिक्स का मेन इशू है जिसको एड्रेस करता है, वो डिस्टर्ब्ड होता है। बैक्टीरियोइड्स और फर्मिक्यूट्स का मैं ये बात बगैर रीजन के नहीं करी, मैं आगे बताती हूँ। एक खास रेशो होना चाहिए जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी डिटरमिन करता है। डायबिटिक्स में क्योंकि गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है, बैक्टीरियोइड ज्यादा होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। अगर उनको प्रोबायोटिक दिया जाए, उनकी गट हेल्थ अच्छी हो, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। दही भी प्रोबायोटिक है। अब मैं आगे बात करती हूँ, पनीर भी प्रोबायोटिक है आपके पास। यहाँ पर मैं आपके पास प्रोसेस्ड चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोज़रेला चीज और जो पिज्जा में चीज वगैरह यूज होती है इसकी नहीं, मैं यहाँ पर कॉटेज चीज की बात कर रही हूँ, जो घर में आप पनीर निकालते हैं उसकी बात कर रही हूँ। जबरदस्त है, ये कमाल किस्म का प्रोबायोटिक है। दही अगर आपने लेना है, या तो आप घर में दही खुद निकालें, या फिर आप ग्रीक योगर्ट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होती है और लाइफ कल्चर भी होते हैं। दूध एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को दूध, एनिमल डेयरी रिकमेंड नहीं करती। क्यों? इससे नहीं कि दूध कोई बुरी चीज है। 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी जो दूध में कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट नहीं करती। मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताती चलूं कि 5 साल की उम्र तक लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है लैक्टेज, वो हमारी आंतों में वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। 5 साल की उम्र के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए अक्सर लोगों को दूध नहीं हजम होता और एशियंस में ये टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर आप दूध की ग़िज़ाइयत से अदरवाइज फायदा उठाएंगे भी तो आपको कंफर्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी, वो डायबिटिक्स जिनको लीकी गट का इशू होता है, जिनका गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है, उनको दूध की प्रोटीन केजीन से भी एलर्जी के चांसेस होते हैं। देयर इज अ हाई चांस कि दूध के कंजम्पशन से मोस्टली डायबिटिक्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। 10 to 15% ऑफ द केसेस कैन बी ऑफ दोज पीपल जो डिस्टर्ब ना हो। एक और रीजन मैं दूध क्यों नहीं रिकमेंड करती डायबिटीज के पेशेंट्स को, हमने डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है। उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखती हूँ, उनको स्नैक्स भी कम देती हूँ। अब आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उसको बैलेंस करना होता है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स आपको देना होता है, फाइबर देना पड़ता है, दलिए देने पड़ते हैं, रोटियां देनी पड़ती हैं। अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल रात के टाइम सोने से पहले दूध का कंजम्पशन कर देते हैं। कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट तो उसमें भी है, उसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंजम्पशन मैं चाह रही होती हूँ, जो कैलकुलेशन मेरे माइंड में होती है या होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हाई डाइट के, अगर हाई फैट डाइट आप सिर्फ तब रख सकते हैं जब आपका कार्बोहाइड्रेट लो हो, तभी आप डायबिटीज का रिवर्सल अचीव कर सकते हैं। अगर आपका फैट भी हाई और फैट हाई रखना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज में आपने स्नैकिंग कम रखनी होती है ताकि आपको इंसुलिन हिट ना मिले। फैट आप कंपैरेटिवली अच्छे वाला हाई रखेंगे तो आपका पेट भरा रहेगा, तो आप स्नैकिंग नहीं करेंगे। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी हाई करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे। दूध से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इट इज एन अमेजिंग मील, लेकिन डायबिटिक्स के लिए दूध के अलावा बहुत सारे और दूध की भी कंप्लेन आ गई थी आपकी बात करते। जी क्या दूध क्या आपकी दूध से क्या दुश्मनी है? लेकिन डॉक्टर साहबा यहाँ पर ये जी आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहबा। हाँ जी, मैं जो दूध के ऑल्टरनेटिव्स रिकमेंड करती हूँ, मैं दही रिकमेंड करती हूँ, मैं पनीर रिकमेंड करती हूँ। दूध से आपको जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है वो आपको लीफी ग्रीन से भी मिल जाता है, आपको नट से भी मिल जाता है, आपको बीन से भी मिल जाता है। 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, इसलिए के साथ मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही। आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप डायबिटिक है, रात को बिल्कुल सोने से पहले दूध ना लें, इट विल नॉट हेल्प यू। आप 6-7 बजे दूध लें और फिर अपना बाकी का कार्बोहाइड्रेट का और डेयरी का उसको बैलेंस करें। देसी घी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगेन आपके पास देसी घी में केजीन और लैक्टोज वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन कि जो मेरे आईबीएस और आईबीटी के पेशेंट है ना, लीकी गट के, अगर मैं उनको कोई डेयरी चीज, घी को तो मैं डेयरी कहती नहीं हूँ, रिकमेंड करती हूँ, तो वो आपके पास देसी घी है। आप देसी घी ले सकते हैं, आप मलाई ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। इसकी स्मार्ट कैलकुलेशन आपके डाइट चार्ट में 6 महीने में आपके इंसुलिन के शॉर्ट्स छुड़वा सकती है। नो वंडर
अच्छा डॉक्टर साहब, हम कोई 8-9 सवाल तैयार करते हैं, लेकिन इसमें से 5-6 सवाल के जवाब आप ऑलरेडी दे चुकी होती हैं, हमारे सवाल बड़े कम रह जाते हैं। डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, ये डायबिटिक पेशेंट्स जो है खास तौर पर, ये दही का इस्तेमाल किस वक्त में करें, अपना थोड़ा सा रूटीन क्या सेट करें, प्लीज ये भी जरूर बताइए। खुला दही कह रही हैं आप जो बाहर मिलता है, विदाउट मलाई या विद मलाई? विद मलाई। मलाई इज अमेजिंग, मलाई कमाल चीज है। मलाई अगेन आपकी जो फैट्स होता है ना, याद रखिएगा माया, फैट कभी भी आपको इंसुलिन हिट नहीं देता। डायबिटिक में हमने इंसुलिन हिट ही बचानी होती है, इसलिए तो हम उनका जो फैट रेशियो है वो हाई रखते हैं। मलाई में आपके पास फैट है, लेकिन 1 से 2 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर आप दिन में 2-3 टेबलस्पून घी के भी यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा बहुत 50-100 ग्राम जो है वो पनीर भी यूज करें, तो इसकी आपको स्मार्ट कैलकुलेशन रखनी चाहिए। सो सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन। हाँ, दही कभी भी आपने डिनर में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक और चीज, मलाई के साथ लें, और वो रेकमेंड करती हैं कि आप डॉक्टर साहब थोड़े से वक्त में ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी बता दी हैं, मैं भी देख रहा हूं, हमारे खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ मजीद बातें करेंगे। जनाब, आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे 92 के स्टूडियोज में आते हैं, कभी ज़िंदगी के मराहिल से जीतते हुए, कभी ज़िंदगी मराहिल से लड़ते हुए, और कभी अपनी बातें या कहानी शेयर करते हुए। यूँ कहिए कि अपनी कहानी शायद शेयर करना आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर्स हो, लेकिन कहानी तो वही होती है जिसमें फेलियर्स हो। वरना खाली अगर अच्छा रहा तो फिर कहानी क्या हुई, फिर तो खाली फैंटेसी हो गई। बिल्कुल, और इसके हलाल कमाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम खवातीन का अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, जो कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा भी है। इन दिनों कराची की एक और खातून जो हमारे साथ मौजूद है, इनकी वीडियो वायरल हो रही है, और इनका आगे अगर हम चलें तो खुद को 2 बच्चों के साथ बड़ा ही मुनफरिद फूड जो है वो पता नहीं जो इस तरह से फरोख्त कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या इनकी कहानी है, क्या माजरा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने बेटे के साथ साबरा और उनके बेटे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। आगे बेटे का नाम क्या है? मुजम्मिल और साबरा साहिबा। साबरा साहिबा, सबसे पहले तो अपनी स्टोरी बताएं, ये खाना किस किस्म का है, क्या है, और ये क्यों फरोख्त करना पड़ा आपको? अच्छा देखें, सबसे पहले ये लास्ट वाले सवाल का आपको जवाब देती हूँ कि ये फरोख्त क्यों करना पड़ा। डेफिनेटली घर को सपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और इसको निकालने की वजह ये कि एक दिन मैं पकाने का बहुत शौक रखती हूँ और हर तरह का खाना बना लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये था कि एक दिन वीडियो देख रही थी बाहर की, तो बस मुझे देखने आया, मैंने कहा ओके मैं कर सकती हूँ इसको। तो मैं अपने कराची पाकिस्तान में इसको न्यू वर्जन स्टाइल में मैं इसको इंट्रोड्यूस कराती, इस तरह मेरे पाकिस्तान का और कराची का भी नाम प्रेजेंट होगा कि हम भाई बाहर की चीजें है क्या, ये जरा बताएं ना। ये एक्चुअली ये कॉर्न डॉग है, ठीक है, कॉर्न डॉग। मैं इसको लोग वैसे हॉट डॉग बोल रहे होते हैं, और हॉट डॉग बहुत स्टाइल में खा चुके हैं लोग, ठीक है। ये मैंने समझ लें कॉर्न डॉग, मैंने इसको नाम भी दिया और न्यू लॉन्चिंग की है कराची पाकिस्तान के अंदर मैंने, ठीक है। इससे पहले कहीं पे भी ना तो ये फरोख्त होता रहा है ना ये बना है। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इतने बड़े फूड स्ट्रीट हैं, कहीं पे भी ये फूड स्ट्रीट में नहीं है। वेरी नाइस, डेफिनेटली ये मैंने नया। तो माशाल्लाह आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, हमें खबर मिली है, कैसे हुई, क्या माजरा था, शेयर करें। मुझे तो नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि इतनी वायरलिंग हो जाएगी या मतलब इतनी मशहूर हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। बट मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे जो है इनकरेज किया है इस चीज़ का। तो मैंने तो बस लेके अपने घर के असल में आसानी के लिए मैं अपने घर के बिल्कुल सामने वाले रोड के ऊपर मैंने सोचा कि आसानी हो जाएगी, बिल्कुल घर के पास भी आसानी हो, फिर बच्चे हैं साथ में, तो मैंने कहा आसानी हो जाएगी, इसलिए बस मैं खोल के बस खड़ी होगी इसमें। ये काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा हनीफ भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है काफ़ी सपोर्ट किया है माशाल्लाह से। और इसके अलावा इसको खोलने के से पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया अपने घर और अपने मोहल्ले में। तो घर और मोहल्ले में मोहल्ले में तो डेफिनेटली वहाँ से मुझे इतना पुशअप मिला कि उन्होंने कहा कि भाई
साबरा बाजी आप इसको लेके बस ऑन द वे चली जाएं, बस आप लेके चली जाएं। साबरा ये जरूर बताइएगा, ऑन द वे आप ले तो गई उसको, लेकिन उसके बाद जाने के बाद आपको अंदाजा होता है खवातीन के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, खासतौर पर जब आप कोई कार्ट हो या कोई भी आपकी जगह हो जहां पर आप काम कर रहे हो। हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्द हजरात बहुत ज्यादा होते हैं, उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ। ऐसे में आपको कितने चैलेंजेस आए, कितनी परेशानियां आई, और शुरू में सेटअप डेवलप करना वो तमाम मार्केट्स में जहां पर इतना कंपटीशन है कि हर तरफ आप बिजनेस देख रहे हैं, तो ऐसे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप को प्रमोट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आपको किन चैलेंजेस का सामना था? सच बताऊं तो डेफिनेटली मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं अपने अंदर से। मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही हूं इस लाइन में। मैं पहले बेसिकली खाना भी बेच चुकी हूं और बिल्कुल बाजारों में। मेरा पीटीवी पे प्रोग्राम आया था आज से कोई 5-6 साल पहले, सुबह 9 का प्रोग्राम उनका जो होता है मॉर्निंग शो, उसमें आया था। तो मैं उस वक्त बाजारों में खाना सेल करती थी, अपने घर से खाना बना के लेके जाती थी और बाजार में। तो मतलब आप खाने से आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है? बहुत पुराना। हमारे बेसिकली हम लोग बिहारी हैं। हमारे घर में लड़कियों को जो है ना क्या आपने क्या कह सकती जो है वो खतरनाक खतरनाक। हमारे यहाँ खवातीन को बस किचन दे दिया जाता है कि जी आपने संभालना है, तो बस जब से बचपन से ही बहुत अच्छे से संभाल लेती है, मैनेज करते हैं। जब आप बोले बस डन हो गया। इस तरह माशाल्लाह मुजम्मिल भी आपके साथ होते हैं, हाथ बटाते हैं? बिल्कुल। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है माशाल्लाह, उनको शादी कर दी। मेरे दामाद माशाल्लाह आए हुए हैं, शादी भी कर दी? अरे भाई वाह, जल्दी 2 महीने पहले 2-3 महीने। हाँ बस मैंने कहा बेटी है, बच्चियों को जल्दी मतलब मैं कहती हूँ आजकल के हिसाब से कर देना चाहिए। तो दामाद भी आए हुए बैग पे बैठे हुए। तो ये मेरे दोनों बेटे हैं, छोटे और बड़े, दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे काम में हाथ बटाते हैं बहुत, और काफी मुझे सपोर्ट है। बाकी मेरे ये इस काम को ना ऑन करने के लिए, इसकी समझ ले देखें बैक पे हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरी फ्रेंड्स, मेरी उस्तानी जी हैं। और बेसिकली मेरा एक थोड़ा सा ताल्लुक ये है कि मैं हर जुमरात के दिन हमारे यहाँ दरस कुरान का प्रोग्राम होता है, तो उस्तानी जी ने बहुत मोटिवेट किया और मेरी एक फ्रेंड ने बहुत मोटिवेट किया कि साबरा बाजी आप इसको लेकर आएंगे, आपका चलेगा, दूर दूर से लोग आएंगे। उनका कहा, उनकी बात वाकई में पूरी होगी और अल्लाह ताला मुझे यकीन, अच्छा मुझे एक अंदर से खुद भी यकीन, तसल्ली थी क्योंकि मैं जो चीज ला रही थी ना वो मैंने ऑल टू ऑल माइंड में घुमाया कि कहीं पे पाकिस्तान यानी कराची में इस तरह से नहीं है। हॉट डॉग खा रहे हैं बहुत सारे लोग सबवे स्टाइल में, बन में, इसमें, बट मैंने जिस तरह से कॉर्न डॉग के हिसाब से दिया है मैंने इस स्टाइल में नहीं है, उसमें वैरायटी है, चेडर चीज विद मोज़रेला है और देख रहे हैं माशाल्लाह ओनली वो जो हॉट डॉग जिसको जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, शायद के मुंह में इतना पानी आ रहा है, सवालात ही नहीं आ रहे ना, चीज गुड रिव्यू मिला। अब ऐसा है कि माशाल्लाह इतना ऑर्डर, इतना वो हो रहा है कि थोड़ा सा मैनेज करना मुझे मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि छोटा है वाला बरकत अल्लाह बरकत देने वाला है। मुजम्मिल आप माशाल्लाह छोटी सी उम्र से, आपकी क्या उम्र है हमसे शेयर करें, और आप अभी से काम में लग रहे हैं जो अपना एक कारोबार है, अपना कारोबार होना वैसे भी कारोबार अपना करना सुन्नत है, लेकिन आप इतनी छोटी सी उम्र से कभी सोचा था और किस तरीके से कैसा फील करते हैं अम्मा के साथ आप अपनी? ये माशाल्लाह फील तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और ये बिजनेस जो भी स्टार्ट किया माशाल्लाह बहुत यूनिक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मा ने ये जो कदम उठाया तो मैं बस ये कहना मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा लेकिन एक बात है सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, ये आजकल की जो नौजवान नस्ल है, खासतौर पर आप लोग की जनरेशन जो है ये सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, बिल्कुल नौजवान नस्ल जो है ये बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और यूट्यूब हो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कोशिश करते हैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अच्छे से करें, क्योंकि वालदा तो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आप इस साइड पे जरा मार्केटिंग पे ध्यान दें जरा ज्यादा, ऐसा कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छी बात। हमारा वैसे हमने ये जैसे काम स्टार्ट हुआ था इसका पेज भी बनाया हमने स्नैक्स टू नेट के नाम से, तो उसको भी मैं किस नाम से दोबारा बताएगा? स्नैक्स टू नेट। अच्छा स्नैक्स टू नाइट मैंने अपना स्टॉल का नाम फेसबुक पे पेज भी वो क्रिएट किया हुआ है माशाल्लाह का, व्हाट्सएप पे भी लिंक। वक्त नहीं मिल रहा है कि उसको अपडेट करें, ऐसा ये मेरे साथ ऐसे मसरूफ होते हैं कि मेरे पेज को मैं बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप वैसे 100 लोगों को रीच कर रही हैं तो उन जराये के जरिए ना आप पता नहीं कितने हजारों लोगों तक पहुंच सकती है बड़ी आसानी। मैं आपको छोटा सा बताऊं, मेरा भी छोटा सा बिजनेस है ना, अगर नहीं एक आध दिन भी मैं सोशल मीडिया पे ना दूं ना,
ध्यान तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, फोकस करें। और आगे मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा मेरा तो मतलब मैं तो काम में लगी हुई हूँ, आप जरा पेज को देख लिया करें। मैंने जो पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, आप उसको मेंटेन कर लिया करें, रोजाना की वीडियो डालें, रोजाना की, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत जबरदस्त जो है, और मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ये फैसिनेट कर रहा है, मैं दिल कर रहा है कि मैं जाके दवा खाऊं। ये कैसी कौन सी चीज है जो हमारे शाजिब भाई को चाहिए, और साथ साथ अगर जो है वो बिहारी हाथों से बना हुआ हो, उसका जायका ही कुछ और होता है, लेकिन जरूर इनके हाथ से जरूर खाएंगे इंशाल्लाह। और अब हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं, आपको जरा बलूचिस्तान के फ्रूट्स के हवाले से। ओके, 92 न्यूज बलूचिस्तान की जमींदारों और किसानों की आवाज बन गया है और पूरी कोशिश कर रहा है बनने की। सैलाब के बायस जिला मस्तूंग के इलाके दश्त में सेब के बागात तबाह हो चुके हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी अपडेट किया था। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब के बाद? दश्त में 200 से ज्यादा सेबों के जो बागात हैं वो तैयार थे, लेकिन सैलाबी पानी की वजह से वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो मजीद इस हवाले से हम जान भी लेते हैं अपने नुमाइंदे 92 न्यूज से। फजल हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, थोड़ा सा बताइएगा कितनी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है खासतौर पर इस फसल का? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के लोगों का ज्यादातर जरिया माश ज़राअत और बागात से वाबस्ता है। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के दीगर अजला की तरह जिला मस्तूंग के इलाके दश में कायम बागात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मैं इस वक्त दश के उस बाग में मौजूद हूँ। सूरत हाल पहले बाग की दिखा सकूँ कि यहाँ पर इस दरख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 15 फुट तक पानी जो है इस दरख्त तक पहुँचा है, और इस दरख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, और दरख्त पर लदे सेब जो है वो इस वक्त बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। इस इलाके के सेब न सिर्फ मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह में भी इन सेबों की तरसील हुआ करती थी, मगर इस मरतबा हज़ारों की तादाद में हम देख रहे हैं कि क्रेट जो सेब थे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस सैलाबी पानी के नज़र हो चुके हैं, और सैलाबी पानी में इस वक्त भी सेब मौजूद है, नाकारा हो गए हैं, खाने के काबिल ये सेब नहीं है। यहाँ के ज़मींदारों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि हमारा इस साल इस तूफ़ानी बारिशों में सिर्फ दश्त के इलाका जो है, सिर्फ इसके अलावा सूबे के दीगर अजला में भी सेब के बागात तबाह हुए, मगर सिर्फ दश्त के इलाके में 200 के करीब बागात है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सेबों की कीमत में करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो ज़मींदारों को इस मरतबा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर इन बागात पर काम करने वाले जो मजदूर थे, जो बसगर थे, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बागात तो मुकम्मल तबाह हुए हैं, पिछले 1 माह से उन्हें तनख्वाहें भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि घर का भी जो सूरत हाल है वो मजीद गंभीर हो चुकी है। लिहाजा जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने अब तक ये जहमत तक नहीं की कि इस इलाके में इन बागात में आए, यहाँ पर सर्वे तो करें कि किस कदर यहाँ पर बागात जो है वो तबाह हुए हैं। न सिर्फ यहाँ पर बागात की सूरत हाल इसी तरह है कि इस वक्त भी 5 फुट से 7 फुट तक जो है पानी बागात में खड़ा है, बल्कि जो अतराफ पर घर है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लबों पे एक ही सदा है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी इमदाद के लिए कम अज कम राशन जो है वो पहुँचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजल तवाब, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, और इसी पर हम मजीद बात भी करना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है खासतौर पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना बलूचिस्तान की तो वहाँ के सेब बहुत मशहूर हैं। मैं जब बलूचिस्तान गया था माया, तो वहाँ पे जो खासतौर पर सौगात की तरह खिलाए जाते हैं उसमें सेब जरूर खिलाया जाता है, और सेब बहुत जायके वाला, बहुत मीठा होता है, तो मुझे वो सेब याद आ रहे हैं। और वो देखकर इतना दुख हो रहा है शाहजेब, जो फुटेजेस देखी अभी, जो विजुअल्स देखे कि एक तो देखे ना जान होती है ना, पौधों में जान होती है, वो चले गए, वो खुराक हो या खाना हो वो जाया हो तो वैसे ही आपको बहुत बुरा लगता है। पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। वही साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वही साहब, जिस तरीके से भी हमारे रिपोर्टर अपडेट भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे मनाजिर के सेब की इतने बड़े पैमाने पर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, क्या मुल्क में सेब की किल्लत पैदा हो सकती है, या किल्लत ना भी हो तो ये नुकसान कितना बड़ा है, जरा प्लीज बताइएगा। देखिए जी, जो फ्लड जब से आया पूरे पाकिस्तान में, उसमें हमारी सब्जियों और फलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। जो खासकर अभी आप सेब की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो अभी तक हमें जो रिपोर्ट हुआ है वो 20 से 25% हुए हैं एप्पल प्रोडक्शन को, मगर ये कि हमारे पास 70% है, मगर मैं इसको पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितना नुकसान हुआ, मगर ये कि हमें जो बताया जा रहा है कोई 20% कह रहा है, कोई 25% कह रहा है, मगर जब तक हुकूमत की तरफ से फिगर नहीं आ जाए तो हम उसको नहीं कह सकते कि कितना। मगर एक इतनी बड़ी क्रॉप डैमेज नहीं हुई है अभी तक है, इसलिए कि जो अभी जो सीज़न स्टार्ट होगा
काला कुल्लू का जो एप्पल की वैरायटी है वो सितंबर एंड से होगा और उसकी जो है प्रोडक्शन ठीक ठाक है इस साल। तो हमें ज़रूरत नहीं कहीं से मंगाने की भी, और हमारे लोकली मौजूद है एप्पल। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये फ्लड का जैसे रहेगा और उम्मीद है कि रास्ते जो है स्मूथ चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है इसके जो सप्लाई चेन है उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ये मंडियों में भी आना शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के बाद फुल फ्लैश एप्पल आपको मार्केटों में और हर जगह आपको नजर आएगा। जब रेडियो में नजर आएगा प्रोडक्ट आपको, इसका मतलब वो है इंशाल्लाह। लेकिन भाई साहब, ये तो एक फ्रूट की बात हो गई, कितनी मजीद ऐसी फसलें हैं ऑब्वियसली जो अफेक्ट हुई हैं, उनके बारे में जरा सा बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या जो है असरात उनके ऊपर आए हैं, किन फसलों पर आए हैं, किन फ्रूट्स के बागात पे आए हैं? क्योंकि एप्पल का तो आपने बताया इंशाल्लाह कि अब हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं। बकिया फसलों के बारे में भी जरा शेयर कीजिएगा। देखें जी, जो सब्जियों की जो क्रॉप है वो तो काफ़ी डैमेज हो चुकी है और ख़ासकर मैं प्याज और टमाटर की बात करूँगा। हमने पिछले आई थिंक 15-20 एक महीना गुजर गया होगा, हमने हुकूमत से बोल के इंपोर्ट खुलाई और उनको कहा कि जितने भी टैक्सेस हैं, लेवी, सेल टैक्स, जितने भी इसको रिमूव करें वो ज़ीरो कर दिए गए। और आप देख रहे होंगे कि जो पहले प्याज की कीमतें 150-200 रुपये जा रही थी वो एकदम से नीचे आना शुरू हो गई है। मगर प्याज में सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है सिंध की क्रॉप में और बलूचिस्तान की, क्योंकि सिंध की क्रॉप आने ही वाली थी सितंबर में, जिसमें लाखों लोगों का रोज़गार लगता है। इसलिए कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो लोग लेबर चाहिए होती है और एक्सपोर्टरों को भी लेबर चाहिए होती है। और प्याज जो सब्जियों में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो प्याज की होती है। इस साल जो है हम एक ही यही देख रहे हैं कि अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम जब तक अभी तक पानी खड़ा हुआ है, जब पानी निकलेगा आएंगे। मगर मेरी एक ही अपील है हुकूमत से कि किसानों को सब्सिडी दें, खादों को, सीड को। मगर बात है कि जो तूफान आ गया है वो तो चले हो गया, मगर अब इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं, क्योंकि नुकसान करके चला गया वो तो हो गया ना, अब क्या करना है? असल में मैं होना कहता हूँ भाई साहब, बिल्कुल यही कि अब आगे की क्या प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल बात ठीक है कि जो नुकसान होना था कुदरती आफत से वो तो हो चुका है। सिंध की बात करें, बलूचिस्तान देखें, हम सनत पंजाब देखें, लेकिन खासतौर पर अगर फसलों के हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने बात करनी है और उसको रिकवर करना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है खासतौर पर अब एक्सपर्ट्स की जानिब से कि 3-4 माह तो सिर्फ आपका पानी को निकलने में लग जाएंगे, उसके बाद से दोबारा से फसल को उगाना ये तकरीबन 1 साल का टाइम स्पैन होगा। तो आप क्या समझते हैं, फौरी तौर पर क्या इकदाम हुकूमत को उठाना बहुत जरूरी है इस वक्त? देखें जी, मैं तो ये कहूँगा कि इमरजेंसी लगा दिया जाए एग्रीकल्चर में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आगे जाके बनते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह आपने कहा है 3-4 महीने पानी रहेगा तो फिर उगाएंगे क्या हम लोग उसके अंदर? इसलिए कि इससे हमारी एक्सपोर्ट भी हर्ट हो रही है। और ज़ाहिरी बात है हमारी लोकल जो, मैं एक्सपोर्ट की इसलिए बात करता हूँ कि लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार लगा हुआ है। अभी तो हमारे मुल्क के अंदर हमें जरूरत है पूरी करें। देखें जी, एक इम्पैक्ट नहीं है, इसमें आपका रोजगार चला गया है। अभी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, आपके जो बलूचिस्तान से बात कर रहे थे, वही जो रोजगार की बात कर रहे थे, काफी लोगों का रोजगार इसी पे रहता है कि प्याज की फसल खत्म हो गई, बेशक। मगर अब मैं कहूँगा कि जमीन जो है आपकी फर्टिलाइज हो चुकी है, इतनी अच्छी जमीन हो चुकी है, अगर इसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे बेहतरीन क्रॉप होगी। अब इसका फायदा उठाए हुकूमत, अगले चले इस साल अगर 22। ये बात बड़ी वैलिड है, ये बड़ी आपने बात की है कि इस वक्त जमीन जो है वो अच्छी हो चुकी है। वाओ। तो वही साहब, यहाँ पर आप थोड़ी सी ये हमें गाइडेंस दे सकते हैं कि जितनी पहले हम फर्ज करें कि एग्रीकल्चर में खास तौर पर देख रहे थे हमारी फसल और जितनी तबाह हुई है, अब जितनी आप बता रहे हैं कि अब ये हमारी फसल उगाई जा सकती है, ये कितनी परसेंटेज होगी, कितनी बेहतरी लाई जा सकती है इसमें अगर सही तरीके से काम किया जाए? तो अगर हुकूमत सीरियस से प्रोविंस और फेडरल, तो मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर, ग्रोवर हो गया, ट्रेडर हो गया, एक्सपोर्टर, मिलके अगर एक स्ट्रेटजी इस काम में करें तो मैं कहता हूँ जो क्रॉप 2023 में आएगी उसका बम्पर क्रॉप हो सकती है। हम अपने मुल्क में भी लोगों को खिला सकते हैं और यहाँ तक कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी ला सकते हैं, जो हमने 22 में कर दिए 23 के। मगर बात ये कि प्लानिंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही, क्या हो रहा है। सब अपनी जो सियासत में लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई दौरे कर रहा है, कोई हमारे मुल्क में जो है यहाँ हमें अपनी मुल्क की फिक्र करना चाहिए। हम अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर जा रहे हैं, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं हमें तो ये नहीं पता
कि हमें यहाँ कौन हमें डायरेक्शन देगा। इस कोई डायरेक्शन नहीं है, करना क्या है। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आ चुका है, मगर बात है कि फेडरल बॉडी क्या कर रही है, फूड सिक्योरिटी में क्या कर रही है। आगे वीट के आपको पता है अभी वीट की बातें हो रही हैं कि वीट जो है शॉर्ट हो गई है। वीट तो पहले से शॉर्ट है, सैलाब की वजह से शॉर्ट नहीं हुई है। अब तो बहाना मिल गया है कि जी वीट शॉर्ट हो गई है, इन्होंने वक्त पर बाइंग नहीं की है। हमने हुकूमत को आज से 2 महीने पहले प्रपोजल दिया था कि हम रशिया से ट्रेड करते थे, कि अब हम ट्रेड नहीं कर सकते रशिया से, वरना हमने हुकूमत को कहा कि आप हमारे पास बम्पर क्रॉप है आलू की, कम से कम हमारे पास 2 मिलियन मेट्रिक टन है, हम ये बार्डर ट्रेड करके रशिया को बेचें और वहाँ से गंदम खरीदें। हमें डॉलर देने की भी जरूरत नहीं है और बार्डर ट्रेड हो जाता। अगर ये एक्सपोर्टरों के हाथ में होता, अगर हमारे परमिशन देते ट्रेड करने के लिए, मुझे तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर ही जो है पाबंदी लगती है, रशिया के साथ भी, ईरान के साथ भी, और दुनिया हर एक ट्रेड कर सकता है। इंडिया तेल ले सकता है, यूरोप एनर्जी ले सकता है, मगर पाकिस्तान करे, मगर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान नहीं लोग। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है इन तमाम बातों की, और इस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो जरूरत है पूरा कर सकते हैं। ये सब इकदाम उठाना इस वक्त बहुत जरूरी है हुकूमत के लिए, खासतौर पर इस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए और रिकवर करना बहुत जरूरी है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाज़िम अहमद के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ी अहम खबर आ रही है और मैं बहुत अरसे से इस खबर का इंतजार कर रहा था क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बर्ताव है मुख्तलिफ, हम जब स्ट्रे एनिमल्स देखते हैं, चाहे वो बिल्लियां हों, कुत्ते हों, मुख्तलिफ जानवर होते हैं, माया हमारा बर्ताव उनके साथ कुछ बहुत अजीब होता है। और वो अजीब इस तरह होता है कि जैसे उन्होंने हमें कुछ कहा है, कभी उठा के पत्थर मार दिया, कभी जूता मार दिया, कभी कोई लकड़ी मार दी और उसमें वो जख्मी हो जाते हैं। मतलब एक अजीब किस्म का एक हमारा रवैया होता है। लेकिन अब हुकूमत ने खास तौर पर इस्लामाबाद के स्कूल्स में जानवरों की बहबूद पर खुसूसी कोर्स पढ़ाने का ऐलान किया है कि आपका जानवरों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, आपने उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट SRU प्रोग्राम के सरबराह सलमान सूफी के मुताबिक हुकूमत जानवरों की बहबूद के हवाले से इस्लामाबाद के स्कूल्स के लिए खुसूसी एक कोर्स तैयार कर रही है। बिल्कुल, बच्चों को सिखाया जाए कि जानवरों के साथ इंसानी जो है रवैया कैसे रखना चाहिए, किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए, बेहतर एक शहरी कैसे बन सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबराह SRO सलमान सूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। सुबह खैर। बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है और आप लोग जो उठाने जा रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोच है। ये बताएं कि कब से इसको खुसूसी कोर्स इसके हवाले से पढ़ाना शुरू किया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। ये बेसिकली जो है इंशाल्लाह ताला कोर्स इज इन द प्रोग्रेस और अक्टूबर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अक्टूबर के मिड या अक्टूबर के एंड तक ये स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी सारी इनपुट जो है वो फॉर्मुलेट की जा रही है और कोर्स के कंटेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे रेडी हैं और जैसे ही हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तो फिर प्राइम मिनिस्टर की एक फॉर्मल इनॉग्रेशन के साथ ये जो है वो कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद ऑल अक्रॉस। सलमान साहब, थोड़ा सा हम समझना भी चाह रहे हैं इस कोर्स में बेसिकली है क्या? जी बेसिकली जैसे आपने भी बताया कि अगर आपने मुआशरे को सुधारना होता है तो वो उसकी जो इब्तदा है वो तालीम से होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे 1947 से अब तक हमने ये एज्यूम किया हुआ था कि जी हमारा मजहब क्योंकि ये चीज की हमें दर्द देता है तो इसका मतलब है कि हर इंसान इस पर फॉलो करे। ऐसा नहीं होता। आपको अपने स्कूलों के अंदर इस चीज को बच्चों को बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है कि ये एक इंसानियत क्या है, आपको आपका मजहब किस तरह ये चीज सिखाता है कि जानवरों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। तो वो हमने एक मिस किया है और जो हमारी जनरेशन ने बेसिकली फेल किया है सारी चीज को। तो इस कोर्स के अंदर हमने वो तमाम चीजें डाली हैं कि भाई जानवरों के हकूक क्या हैं, अगर आप कोई स्ट्रे एनिमल है तो आप उसको पत्थर ना मारें, ये कोई अच्छी कोई फखर की बात नहीं है कि आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। आपने अगर कोई आपके एरिया में कोई स्ट्रे एनिमल्स हैं तो उनको आप न्यूट्रल कर सकते हैं, आप उनको जहर देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपके पेट्स हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक फन के लिए आपको पेट्स रखने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके साथ एक जो जिम्मेदारी आती है।
जी, मतलब जानवरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव ना करें, इंसानों जैसा बर्ताव करें। बल्कि जानवर नहीं करते, जानवर नहीं करते, इंसान ही करते हैं। इंसान ही करते हैं। मैं भी यही कहने वाली थी, बिकॉज अभी आप ये बात करें, कुछ दिनों पहले ही मेरी खाला के यहाँ बहुत ही मतलब छोटा सा समझे बच्चा ही उनका, और वो उनका नाम उसका बिंग था, और ही पास्ट हुए। आप यकीन करें उनके जाने के बाद ना पूरा घर जो है वो एक, बल्कि हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, हम लोगों को दुख हो रहा था कि वो कैसे घर अपने फैमिली का एक हिस्सा होते हुए वो नहीं है। तो किस तरीके से, मुझे बात बताइएगा सलमान साहब कि इस तरह के कॉन्सेप्ट का आइडिया क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म जो हमारा यूनाइटेड प्राइम मिनिस्टर की हमें क्लियर डायरेक्शन है कि हमने उन चीजों को टैकल करना है जो कि एक लॉन्ग टर्म, जिसमें सोसाइटी जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाए। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें हैं जिसमें हमारी सोसाइटी में बहुत अशद जरूरत है कि उसकी रीअलाइनमेंट हो। तो वो रीअलाइनमेंट के लिए हम इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से हम करते हैं। और इसमें ये मैं आपको बोल के बताता हूँ, एक फन फैक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये चीज जो है वो हमें एक टास्क दी थी कि आपने एनिमल वेलफेयर के ऊपर जरूर काम करना है। हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे कर रहे हैं, लेकिन उनका ये हमें डायरेक्शन थी कि आप इस तरह के सॉफ्ट सब्जेक्ट्स को भी जो है ना वो टैकल करें, ताकि हमारी सोसाइटी जो अगले 10-15 साल में एक बेहतर सोसाइटी के तौर बहुत बड़ा चेंज आएगा। सलमान साहब, खासतौर पर ये भी जरूर बताइएगा कि अभी इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया है, इस्लामाबाद में कितने स्कूल्स में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, और बाद में आप लोगों का क्या प्लान है, इसको किस बड़े स्केल पर ले जाया जाएगा पाकिस्तान भर में? ये इस्लामाबाद के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सब में ये पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंडर आता है, तो उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट होगी, हम तमाम प्रोविंसेस को जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही हम ये इम्प्लीमेंट कर लें तो हम ये कोर्सेज उनको ऑफर करेंगे कि आप भी अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा एक एनिमल वेलफेयर लॉ है जो कि शहरी रहमान साहब के साथ मिलकर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो मेरे ख्याल में 1 महीने में वो फाइनलाइज हो जाएगा तो वो कैबिनेट में अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाए। परफेक्ट। अब जिस तरीके से ये प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने टाइम में जो है ये पूरे पाकिस्तान में भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इस तरह के कोई और प्रोजेक्ट्स, जिस तरह आपने कहा वज़ीर आज़म साहब ने आपको और भी इस तरह के सॉफ्ट एरियाज पे काम करने के लिए कहा है, तो वो और कौन से मजीद सॉफ्ट एरियाज हैं? जी बिल्कुल, ये जो है हमारी तो ख्वाहिश ये है कि तमाम सूबे इसको फौरन शुरू कर दें, और आई एम श्योर कि वो करेंगे। एक ऐसी चीज है जिसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ये तो एक हुकूकुल इबाद की इंसानों की बेहतरी की चीज है। तो हमारे इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। फिर इसके अलावा CPR हम जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है कि हम लोगों को CPR सिखा रहे हैं कि आप ताकि लाइफ सेवर बन सकें, किसी को कोई इमरजेंसी हो तो आप CPR दे सकें। तो इस तरह के 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं ना अब साहब, तालीम, मैं समझती हूँ ये तालीम नहीं है, ये तो तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। इस तरीके से ये तो तरबियत वाली, मतलब हम सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी इस बात से जो है वो सीखना चाहिए कि अगर इस तरह के बच्चों की तरबियत के ऊपर हो रहा है, लेकिन बड़ों की तरबियत पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरह के जो मामला हम अक्सर देखते हैं सलमान साहब, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैंने जो हमने बच्चों का इंतखाब इसीलिए किया कि अब शायद बच्चे ही जब घर जाके अपने वालिदैन को या अपने बड़ों को सिखाएं कि ये आप कर रहे हैं, तो शायद इस तरह ही कुछ मुआशरा जो है ना वो एक बेहतरी की तरफ जा सके। क्योंकि मेरा तो जो फुल फोकस है वो इस वक्त हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर है कि वो से बेहतर हों, तो वो एक अच्छी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी कि हम अपने मुआशरे को सुधार सकें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सरबरा SRU सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से वो बता रहे हैं जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े सॉफ्ट एरियाज हैं, लेकिन ये सॉफ्टनेस के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा रखते हैं। ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप आगे लेके चलना चाह रहे हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब जरा प्रोग्राम में बात करते हैं उस हवाले से जिसकी तादाद कराची में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, अपने घर की दहलीज पर भी नहीं सेफ, ऑफिस दफातर वगैरह जाते हैं वहां सेफ नहीं है, फैमिली के साथ हो तो सेफ नहीं है। आखिर हो क्या रहा है अचानक से स्ट्रीट क्राइम का इतना बढ़ जाना? शाहजेब, ये वाकई तशवीशनाक, आउट ऑफ कंट्रोल हमें इसलिए भी नजर आ रहा है। डेली बेसिस पे हम सोशल मीडिया पर भरमार हो चुकी है फुटेजेस की, CCTV कैमरा की। ये वो फुटेजेस हैं जो फुटेज आ जाती है सामने, कई फुटेजेस ऐसी हैं जो सामने भी नहीं आती, मंजर आम पर आती ही नहीं है,
और इन तमाम फुटेजेस में डेली बेसिस पे हम कई वीडियोस देख रहे हैं ऐसी, जिसमें जिस तरीके से धड़ल्ले से स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं और लूट कर निकल जाते हैं और कहीं पर वो फायर भी करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके फायर करते हैं। ये किस किस्म के हालात होते जा रहे हैं समझ नहीं आ रही। लेकिन रवा साहब, स्ट्रीट क्राइम की 60,000 वारदातें हुई हैं। जनाब CPLC के अदाद-ओ-शुमार ने पुलिस चीफ के मौक़िफ़ पर सवाल उठा दिए हैं कि इस किस्म का जो है वो उन्होंने फीडबैक दिया। शहर में 15 दिन में लुटेरों ने 12 अफराद तो कत्ल कर दिया। अगर हम पिछले 8 महीने की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 महीनों में 60 अफराद जो हैं वो उनको जान से धो बैठे अपनी, ठीक है, और इस तरीके से वो जो है निशाना बने। ये भी बताया जा रहा है 20 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल जख्मी हुए हैं। अगस्त में स्ट्रीट क्राइम की 8,163 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शाहजेब, फिर गुज़श्ता माह की अगर बात करें तो मोटरसाइकिल चोरी के जो वाकयात हैं वो गैर मामूली, उनमें इजाफा देखा गया है। शहरी 4,869 मोटरसाइकिल से महरूम हुए हैं। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ MQM ने एपेक्स कमेटी बहाल करने का मुतालबा भी किया है। अगस्त में 500 से ज्यादा मोबाइल फोन शहरियों से छीने गए हैं। इसी पर हम बात भी करना चाह रहे हैं MQM के हवाले से भी कि इस पर उनकी क्या धूमधार जो है उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े सवालात उन्होंने उठाए और उनके सवालात कराची शहर के हवाले से बिल्कुल मेरा ख्याल है बड़े बिल्कुल वैलिड है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस पर मजीद जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। पुलिस चीफ अलग अदाद-ओ-शुमार शेयर करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन का बताते हैं वो, लेकिन फिर ये हकीकत में हमें कुछ और नजर आ रहा है। हकीकत में एक्शन होता नजर नहीं आ रहा, वाकयात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोग बाइक से महरूम हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। सर, ये आप क्या समझते हैं इन पूरे हालात के ऊपर? तो फिर उल्टा मुद्दई के भी वारंट निकल आते हैं। तो पुलिस चीफ जो आदात बता रहे हैं वो रजिस्टर्ड केसेस की बता रहे, रिपोर्टेड केसेस की बता रहे, और जो आदात हमारे पास है वो आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और आम इंसानों के जरिए हम तक ये मालूमात है कि गुज़िश्ता चंद माह में 700 से ज्यादा लोग स्ट्रीट क्राइम के ऊपर लुक़मा अजल बन गए और 24 घंटों के अंदर 300 वारदातें होती हैं एवरेज। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं इस वक्त के मौजूदा हालात में अगर की बात की जाए तो मौजूदा हालात में जो है कमेटी की बहाली जो है कितनी जरूरी है? मतलब इस तरीके से अगर हम एपेक्स कमेटी की जो बात कर रहे हैं, कितनी जरूरी है? देखिए, इस वक्त जाहिर है जब पूरे मुल्क में गिरफ्तार है, बलूचिस्तान में सैलाब है, सिंध में भी सैलाब है, बहुत बड़ी तादाद में मुतासरीन भी आ रहे हैं, मुतासरीन की आड़ में बहुत सारे मनफी शरपसंद भी आ रहे हैं। तो कराची में अमन का जो कयाम है वो एक बड़े तकलीफदेह मरहले से कराची में अमन हुआ है। उसमें कानून नाफिज करने वालों इदारों की कुर्बानियों के साथ साथ शहरियों ने बहुत कुर्बानी दी, MQM ने बहुत कुर्बानी दी। तो अब इस अमन को देरपा करने के लिए वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस के इदारे ये सब एक पॉलिसी बनाएं और एपेक्स कमेटी जो है हर महीने या महीने में 2 बार कराची अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा, क्योंकि सिर्फ ये पुलिस के बस में नहीं है, ना ही हमारी पुलिस मकामी है, ना ही हमारी पुलिस ट्रेंड है। और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल है ये तो 5,000 के मोबाइल के लिए सेकंड में गोली मार रहे हैं और अब तो इनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई फेस स्कैनिंग प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास फॉरेंसिक कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर कराची में एक माशी हब को संभालने के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान को संभाल रहा है, सर ये जो आपने बात की ना, खासतौर पर इनके चेहरे नजर आ रहे हैं, यही मेरा सवाल है कि जब चेहरे नजर आ रहे हैं, CCTV सामने आ जाती है, उसके बाद उनको शक्लें उनकी पहचाने जा सकती हैं, बिल्कुल साफ शक्लें नजर आ रही हैं, उसके बाद एक्शन भी किया जाता है पुलिस के मुताबिक, लेकिन क्या वजह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दिल में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, बल्कि वारदातों में इजाफा हो रहा है दलेरी के साथ? देखिए, लोगों में पुलिस का खौफ तो है, लेकिन वो लोगों में खौफ है, क्रिमिनल में खौफ नहीं है। लोग तो थाने जाते हुए कानों को हाथ लगाते हैं कि लोग जो है थाने, अदालत और अस्पताल से तो पनाह मांगते हैं कि कहीं जाना ना पड़ जाए। लेकिन क्रिमिनल इसलिए आजाद है कि जब मैंने आपको बताया कि पुलिस का निजाम आज भी यहाँ पर 70 साल पुराना मुखबरी वाला निजाम है। कैमरे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2008 से हम सुनते आ रहे हैं, कोई कैमरा नहीं। जहाँ कैमरे लगे हुए, जहाँ आपके मीडिया की फुटेज आ जाती है तो फेस रिकग्निशन नहीं हो पाता। लोग ही सोशल मीडिया पे फेसबुक से इधर से उधर से देख के उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये बताएं, इतने बड़े शहर में ऑपरेशन हुआ, अब ये असला कहाँ से आ रहा है?
ये खुलेआम पिस्टलें लेके दंदनाते फिर रहे हैं, तो ये असला भी तो कराची में कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, असला तो यहाँ नहीं बनता, कहीं बाहर से आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो ये पुलिस की ये सारी चीजें पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है, और मुजरिमों की बेखौफी की अलामत पुलिस की अपनी अंदरूनी साहब एक और बात भी आ रही है ना सामने कि कराची में अफगान बाशिंदों या सैलाब मुतासरीन की जो मौजूदगी है वो जराइम को जो है वो उनके इजाफा होने में उनका किरदार है, आप ये वजह करार दी जा रही है, आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सदाकत है? देखिए अफगान जो यहाँ पर मौजूद है वो तो एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो वारदातों में भी मुलव्विस रहे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, अब सैलाब मुतासरीन को ज़ाहिर इंसानी हमदर्दी के तहत पूरे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल खराब है, हुकूमत से हमारी तो कोशिश ये होती कि भाई वहीं पर करीब में बड़े स्कूलों इमारतों को खाली कराकर शेल्टर दिया जाए ताकि राशन भी आसानी से पहुंचे, वो अपने घर बार को भी देख सके, रिश्तेदार भी एक जगह रहें। लेकिन बहरहाल वो आ रहे हैं तो यकीनन उस आड़ में भी बहुत सारे शर्मसंद मनफी लोग आ सकते हैं। मुतासिरीन तो अपनी जगह परेशान हैं, लेकिन अब खास तौर पर अफगान बाशिंदे फायदा उठाया जा सकता है। तो ये बताए ना, यहाँ भी पुलिस पे निशान है, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उनकी कोई पहचान ही नहीं है। जब उनकी कोई पहचान ही नहीं है तो उनके लिए कोई गवाही भी नहीं है, कोई मुद्दे भी नहीं है। कौन कराची का शहरी होगा जो किसी अफगानी को जानता होगा कि हाँ कि फलाने ने चोरी किए, वो चेहरों से कितने लोग पहचान के FIR कटवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा पुलिस की कमजोरी है कि पुलिस के पास डेटा नहीं है, और अगर डेटा है तो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, नादरा से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, नारा से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और फिर कितने अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ आए हैं उनमें से कितनों के पास आइडेंटिटी है एज ए एलियन। और सर ये सारी प्रॉब्लम्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो चोरी डकैती वारदातों की नहीं है, स्ट्रीट क्राइम्स की नहीं है, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो डेंगू का है, बीमारियों का है, अस्पताल भरे पड़े हैं। हमें अस्पतालों की हालत जिस किस्म की नजर आ रही है ये भी इतने बड़े शहर की होनी नहीं चाहिए। तो ये जो हालात है सर, इसका फिर जिम्मेदार कौन है? फिर हम कहते हैं कि शहर लावारिस हो गया, या क्या वजूहात है? देखिए हुकूमत का जो रद्द अमल और कारकर्दगी है वो तो कराची में तो हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर सारे अफसरान शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। ये डिप्टी कमिश्नर ये जितने एसीज हैं ये सब सिंध हुकूमत के गुलामों के जैसा इनका बर्ताव है। इस शहर की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इस शहर के लोग इस शहर पे निगरान नहीं है, इस शहर में पुलिस शहर की नहीं है, डाकू इस शहर का नहीं है, चोर इस शहर का नहीं है, फकीर इस शहर का नहीं है, और फिर भी ये शहर पूरी दुनिया आके लूट के ले जा रही है। तो ये बात दुरुस्त है कि कराची बिल्कुल लावारिस है। हुकूमत होने के बावजूद कोई अमलदारी हुकूमत की अब जरा बल्दियाती इंतखाबात के भी हवाले से अगर बात कर लें तो उम्मीदवारों ने मुहिम भी चलाई, पैसा भी बड़ा खर्च हुआ। क्या लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची के हालात कुछ बदलेंगे, कुछ तब्दीली आएगी? देखिए ये सब के सब जो है ना वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी और अवाम को भी। भाई जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से कोई मुआहदा किया था ना 29 दिन बाद, वो क्या मुआहदा था? और उस मुआहदे के तहत बल्दियाती कानून अब तक चेंज क्यों नहीं हुआ? खुशी के शादियाने बजाए तो क्या बल्दियाती कानून उन्होंने ताकतवर कर लिए? इसी तरीके से 2-3 जमातें और भी उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए। तो 2013 के कानून में तो एक नुक्ता भी किसी ने चेंज नहीं कराया। ये तो हम हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं और पागलों की तरफ फरमाइश कर रहे हैं कि भाई अदालत ने एक फैसला दिया है, खुदा के लिए इस पे अमल करो, और हमारी अदालतें भी इस पे खामोश हैं। यानी कैसा अजीब निजाम है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फैसला दिया है, हम उसकी फोटोकॉपियां कराते हैं और हर एक के दरवाजे पे जा रहे हैं कि भाई इस पे अमल करो, शहबाज शरीफ साहब आप अमल करें, ज़रदारी साहब आप अमल करें। और हमारी अदालत भी एक दफा फैसला देने के बाद बिल्कुल ही ठंड प्रोग्राम करा देती है पाकिस्तान के शहरियों को। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितनी भी जमातें कराची बदलने की बात कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। इस निजाम में कराची बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। ये निजाम टूटा फूटा और बेख्तियार
लंगड़ा लूना नहीं। सर आखिर में बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं वो हालातों में नजर भी आ रहे हैं और जो जिसमें हम देख भी रहे हैं कि बस इंतजार कर रहे हैं, देख क्या रहे हैं। सर आखिर में बस ये बता दें कि पीपल्स बस सर्विस के रूट पर कई सवालात उठ रहे हैं, हम थोड़ा सा आपसे उस हवाले से भी जानना चाह रहे हैं कि आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। मुझे तो लगता है जल्दी पीपल बस सर्विस वाले सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि वो बसें जिस तरह चल रही हैं तो एक महीने में उनके एक्सेल और जॉइंट वगैरह सब बाहर सड़कों पे ही पड़े होंगे, क्योंकि सड़कों का इतना बुरा हाल है कि उसमें मोटरसाइकिल तो चल नहीं सकती है, इतनी बड़ी पीपल बस सर्विस चला दी है। और उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब कम अज कम इन बसों की हिफाजत के लिए सड़क बना लेंगे, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही। सीनियर रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची के हालात पर बात कर रहे थे, स्पेशली उन्होंने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात और दीगर बातें की। मेरा ख्याल है इस वक्त हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं, हम एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। हर चीज़ छोड़ कर वैसे ही निकल जाएँ, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, आस्तीनें फुल पहने, एहतियात करें, बाहर मजमे में ना खड़े हों, शाम में लॉन्स में, मैदानों में, पार्क्स में ना जाएं, और इस तरह की जो डेंगू से जो आपकी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर आप जरूर क्योंकि अपनी एहतियात जितनी कर सकते हैं वो कर लें, बाकी तो हम किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, बाकी अल्लाह पर रिलाई कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और अपनी कोशिश कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, जब तक के लिए मुझे माया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।